हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए यूपीएसआई की जो हिंदी है उसको मैं बिल्कुल प्रॉपर वे में पढ़ाने वाला हूं, यानी कि बिल्कुल चैप्टर वाइज। अब सबसे पहले मैं आपको हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वर्णमाला में आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे ही आप ये वीडियो देख लोगे तो कल से इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, यानी कि पहले कोई भी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, फिर उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को लगवा दूं ताकि आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत ना आए। तो आज की वर्णमाला में हम देखेंगे कि वर्णमाला होती क्या है, सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। ये सारी कुछ मैं आपको आज समझाने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपकी इस वीडियो में बहुत ज्यादा आपको जानने को मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट वीडियो है यूपीएसआई की दृष्टि से, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश की जितनी भी आगामी परीक्षाएं उन सभी से संबंधित इंपॉर्टेंट कोर्स चलाए जा रहे हैं। फिर चाहे आपका यूपी एसआई हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हुआ, या यूपी पीएससी आरओ एआरओ हुआ, या यूपी पीएससी प्रीलिम्स बैच हुआ, जो भी आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आगामी परीक्षा है उन सभी से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट प्लस कोर्सेज मिल जाएंगे आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत कोई भी एक कोर्स को परचेस करोगे तो उस कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चलाए जा रहे हैं आप उस सभी कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। ये सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है। ये आपका 16 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं पूरा टॉपिक। वर्णमाला क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है और इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अभी भी हमने वर्णमाला के बारे में नहीं बताया। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या दोस्तों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में आपका एक लाइन का क्वेश्चन यही आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपका उत्तर दिया होगा वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को या व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम वही पढ़ेंगे जो आपका इंपॉर्टेंट है। ये मुझे फालतू का पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक लाइन में हम पढ़ेंगे कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। ध्यान रखना दोस्तों, उच्चारण जिसको हम अपने मुंह से बोल सकते हैं उसे बोलते हैं उच्चारण। कितने वर्ण हैं? वो हैं आपके 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर शामिल हैं और 35 व्यंजन शामिल हैं। लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं। कितने? 52 वर्ण हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने ऐसे वर्ण हैं जो उच्चारण के स्थान पर हैं, तो आपका उत्तर होगा 45। और लेखन के आधार पर पूछा जाए तो होगा आपका 52। 45 में आपके 10 स्वर आ जाते हैं और 35 व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, लेखन के आधार पर 10 की जगह हो जाते हैं आपके 13 स्वर, यानी कि यहाँ पर कितना बढ़ा? 3 बढ़ गया। उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन बढ़ जाते हैं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो 3 यहाँ पर बढ़ा, 4 यहाँ पर बढ़ा, 3 और 4 मिलकर होगा 7। तो 45 में हमने 7 जोड़े तो टोटल होगा आपके 52। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उच्चारण के स्थान पर 10 स्वर, लेखन के आधार पर 13 स्वर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर होते हैं 35 व्यंजन, तो लेखन के आधार पे भी आपके 35 व्यंजन होते हैं, बस 4 संयुक्त व्यंजन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, ये आपके जो लिखे हैं ये आपके स्वर हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसे जरूर से पढ़ लीजिएगा। कुल स्वर के बारे में पूछा जाए तो वो है आपके 10 स्वर। ठीक है, और कुल के बारे में पूछा जाए तो वो है आपके 13। और कौन कौन से बड़े? रे से ऋषि बड़े, अंग से अंगूर बना और आ खाली। ये जो आपके 3 ऐसे स्वर हैं जो कि आपके बढ़ गए हैं, ये आपके उच्चारण के स्थान पर नहीं होते हैं। केवल हम जिनको बोल सकते हैं वो ये वाले स्वर हैं। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। ये आपके उच्चारण के स्थान पर है जिनके हम अपने मुंह से बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? कोई भाषा थोड़ी ना है इसकी। ये आपका रे से ऋषि, अंग से अंगूर, आहा खाली, इसी तरीके से बोलते हैं ना। लेकिन ये लेखन के आधार पर होते हैं, उच्चारण के स्थान पर नहीं। ठीक है, तो स्वर हो गए आपके क्लियर। अब मोस्टली हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। स्वर हमने पढ़ लिए, अब देख लिए दोस्तों ये हैं आपके व्यंजन। तो ये आपको ऐसे के ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि का वर्ग के व्यंजन बताइए कि इनमें से कौन सा का वर्ग का व्यंजन नहीं है, तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा
का, खा, गा, घा, ड़ा, इसमें कोई भी एक ऐसा व्यंजन घुसेड़ देगा जो आपका का वर्ग का नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चा वर्ग का जो होता है आपका चा, छा, जा, झा, या, ठीक है, ये होता है आपका चा वर्ग का। ठीक है, तो आप इन्हें एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब मैं आपका सगोश और अघोष पढ़ाऊंगा तो एक एक व्यंजन के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपका टाइम खर्च नहीं करूंगा। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन की तरफ चलते हैं। ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो छरा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये जो है आपका ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जो आपका छा होता है वो किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, का और सा। अब एग्जामिनर आपका क्या करेगा, जो हलन लगा है का में, ये आपका कहीं सा में लगा देगा या तो लगाएगा ही नहीं, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, जो आपका संयुक्त व्यंजन के जितने भी पहले वर्ड हैं, चाहे आपका का ले लिया जाए, त्रा का ता ले लिया जाए, ज्ञा का जा ले लिया जाए और छरा का सा ले लिया जाए, तो इन चारों ही वर्ड के देख लिए दोस्तों पहले अक्षर में हलन लगा है, तो आपको यहां से याद कर लेना है कि पहले ही अक्षर में आपका हलन लगता है और दूसरे अक्षर में नहीं लगता है हलन। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन आपकी यहां से दूर हो गई। अब हम बढ़ते हैं, छा वर्ग का कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना होता है। तो का और सा से मिलकर बना होता है। त्रा किन किन से मिलकर बना होता है, ता और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञा किन किन से मिलकर बना होता है, जा और या, इसको हम बोलते हैं या। जो आपका ऐसे लिखा है ये अनुनासिक व्यंजन है, जैसे हम नाक से और मुंह दोनों से बोलते हैं उसे अनुनासिक बोलते हैं, या इसका नाम होता है। ठीक है, कई लोग इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्रा। स्रा जो है आपका सा और रा से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, काफी मेहनत के साथ मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये दो आपका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि कौन से व्यंजन या कौन सा वर्ग मुंह के हम किस भाग से बोलते हैं। ठीक है, वर्णों के उच्चारण स्थान ये आपका पूरा बताया गया है। ठीक है, यहां से आप केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको पूरा पढ़ा दे रहा हूं, बिल्कुल एक एक करके। ठीक है, अब ये जो आपकी टेबल है इसमें इतने क्वेश्चन है, कम से कम 100 क्वेश्चन इस टेबल से बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 100 क्वेश्चंस केवल इतनी सी टेबल से। ठीक है, अब आपको किस तरीके से याद करना है, ये थोड़ी चालाकी वाला पॉइंट है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, यहां पर हम नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हमने 5 ब्लॉक में इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा है वर्ग, यहाँ पर उच्चारण स्थान। अब ये सकोश, अल्पप्राण, अघोष और अल्पप्राण आपको ये नहीं देखना है, जितना भी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना ही आपको देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपका आता है कि कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो कंठ से होता है आपका का वर्ग का। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, का, खा, गा, घा, ड़ा, ये जो आपके वर्ण हैं ये का वर्ग के हैं, और इनका जो उच्चारण स्थान है ये आपका कंठ से होता है। कहां से दोस्तों, कंठ से। नेक्स्ट है आपका तालु। अब तालु होता क्या है पहले तो अब ये जान लीजिए, मुंह के भीतर यानी कि मुंह के अंदर की ऊपरी छत, जो आपका तलवा होता है ऊपरा, उसका पिछला भाग को हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। तो तालु से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, वो है आपका चा, छा, जा, झा और या। ये जो है आपके ये तालु के उच्चारण स्थान है, या तालु, ये जितने भी बड़े हैं ये आपके तालु से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मूर्ध्या। तो टा, ठा, डा, ड़ा और ड़ा, ये जितने भी हैं आपके मूर्ध्या से बोले जाते हैं। मूर्ध्या होता क्या है, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग हम मूर्ध्या के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका दंत। दंत क्या होता है, ता, था, दा, दा, ना, तो जितने भी आपके ता वर्ग के वर्ण होते हैं वो सारे हम दंत से बोले जाते हैं। पा वर्ग। पा वर्ग में कौन कौन सा आता है, पा, फा, बा, भा, मा, ये जितने भी हैं आपके ये पा वर्ग के वर्ण हैं, और पा वर्ग के जो आपका उच्चारण स्थान है वो आपका ओष्ठ से होता है। अब ठीक है, आपको याद किस तरीके से करना है ये देख लीजिए। मैंने आपको अभी आपको बताया कि का वर्ग में कौन सा है, चा वर्ग में कौन सा है, आपको वो पूरा याद करने पड़ेगा। का वर्ग में का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है, ड़ा आता है। ठीक है, तो इतना तो आपको याद करना पड़ेगा बस। का वर्ग का उच्चारण स्थान का से का, और का से हो गया आपका कंठ। ठीक है, तालु का उच्चारण स्थान चा। चा वर्ग का जो आपका उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका तालु। टा वर्ग का जो आपका उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका मूर्ध्या। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है आपका दंत से, और पा वर्ग का उच्चारण होता है आपका ओष्ठ से। तो इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि सगोश क्या होता है, अघोष क्या होता है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपको सगोश और अघोष कहीं अलग से रटने की जरूरत नहीं है। कई वीडियो में देखा कि अलग अलग से बता दिया, तो दोस्तों मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सारा कुछ यहीं पर क्लियर कर दूंगा।
अब मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पर मैंने आपकी नंबरिंग करी थी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर डला है अगोस, यहां डला है अगोस और यहां डला है सगोस सगोस सगोस, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, किसी भी बण का पहला या किसी भी बण का पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो आपका वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके अघोष, ठीक है। अघोष, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपका अघोष होगा। हर वर्ग का, जितने भी आपके वर्ग हैं उसका पहला और दूसरा व्यंजन आपका क्या होगा, अघोष होगा। अब कौन कौन सा, देखो पहला और दूसरा, ठीक है, क्या होगा जी, अघोष होगा जी, हमने आपको ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब का आपका अघोष है, खा आपका अघोष है हर वर्ग का, ठीक है। चा आपका अघोष है, छा आपका अघोष है, टा आपका अघोष है, ठा आपका अघोष है, ठीक है। देखो याद तो नहीं करना पड़ा, अपने आप याद हो रहा। ता आपका अघोष है, ठा आपका अघोष है, पा आपका अघोष है, फा आपका अघोष है। अब आप खुद बताइए कि याद करना पड़ा कि खुद ब खुद हुआ, खुद ब खुद हुआ ना। तो अब देखते हैं हमने अघोष के बारे में पढ़ लिया कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, ये होता है आपका अघोष। अघोष होते क्या है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे हम अघोष कहते हैं। हालांकि इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब सघोष क्या होता है, अब दोस्तों सघोष जो आपके व्यंजन होते हैं कौन कौन से होते हैं, हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन आपका होता है सघोष। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ये हमने पूरे अघोष के याद कर लीजिए, अघोष के बाद जो भी बचा वो क्या हो गया, सघोष हो गया। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, गा आपका सघोष है, गा आपका सघोष है, ड़ा आपका सघोष है, जा आपका सघोष है, छा आपका जघोष है, या आपका सघोष है, टा आपका सघोष है, ठा आपका डगोष है, ड़ा आपका सघोष है, ठीक है। तो था भी आपका, सॉरी, दा आपका सघोष है, दा आपका सघोष है, ना आपका सघोष है। इसी प्रकार से बा भा मा भी आपके क्या है, सघोष हैं। तो इस प्रकार आपको अगर याद करेंगे तो इसी टेबल से याद हो गए। अगर आप रट के याद करेंगे, याद कर लेंगे, 5 मिनट बाद भूल जाएंगे, ये मेरी आपकी गारंटी है। अब लास्ट है आपका अल्पप्राण और महाप्राण, कि अल्पप्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पहला, किसी भी वर्ग का पहला, देखो आपका कहाँ लिखा है, अल्पप्राण ये लिखा है, अल्पप्राण ये लिखा है, अल्पप्राण ये लिखा है, ठीक है। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होता है, ये होता है आपका अल्पप्राण। कौन कौन सा दोस्तों, एक बार मैं आपका रिपीट कर रहा हूं, किसी भी वर्ग का या हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका अल्पप्राण। अच्छा, अल्पप्राण क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। देखो, का जो है आपका अल्पप्राण है, चा आपका अल्पप्राण है, टा आपका अल्पप्राण है। इसी प्रकार से आपका ता आपका अल्पप्राण हो गया, पा आपका अल्पप्राण हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला, तीसरा और पहला, तीसरा, तीसरा कहाँ है, ये आपका तीसरा, गा, जा और डा भी आपका क्या होगा, अल्पप्राण होगा। इसी प्रकार से पांचवा, डा, जा, या और ला, ये भी आपका क्या होगा, अल्पप्राण होगा, ठीक है। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होगा, ये आपका अल्पप्राण होगा। इसके बाद जो बचे हैं वो कौन से हो गए, महाप्राण हो गए अपने आप। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी टेबल से सघोष याद करवाया, इसी टेबल से हमने अघोष याद करवा दिया, इसी टेबल से हमने उच्चारण स्थान याद करवा दिए, ठीक है। अब और लास्ट चीज और देख लेते हैं कि महाप्राण क्या होता है, ठीक है। अल्पप्राण पढ़ लिया, तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो आपका महाप्राण कहलाता है। क्या दोस्तों, किसी भी वर्ग का या हर वर्ग का जो आपका दूसरा और चौथा व्यंजन होता है वो आपका महाप्राण कहलाता है। देखो, महाप्राण ये लिखा है दूसरे वर्ग में और चौथे वर्ग में लिखा है। खा आपका महाप्राण है, छा आपका महाप्राण है, ठा आपका महाप्राण है, घा आपका महाप्राण है, जा आपका महाप्राण है, ड़ा आपका महाप्राण है। इस तरीके से अगर याद करेंगे तो आपको मोस्टली याद हो जाएगा, ठीक है। कल मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कौन कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर कर जरूर कर दीजिएगा वीडियो, और नहीं समझ में आए तो भी बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल डिस्क्राइब कर सकूं। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।